हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 4 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, वैसे तो फ्रंट पेज पे आपको ये चीज़ तो आइडिया पहले लग गया था, इसके बारे में हमने सुबह एडिटोरियल में बात की थी कि 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स को इंडिया में भी अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही ये न्यूज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मेन चीज़ जो आ जाती है, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप गूगल ज़रूर से कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ये फाइनल अप्रूवल जो दिया जा रहा है ना कि इस वैक्सीन को हमारे यहाँ पर इनॉक्यूलेशन प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है, तो ये अप्रूवल इसी रेगुलेटर के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लेना आप ज़रूर से। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें फ्रंट पेज पे, तो हमारे सामने 2 न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिटेल में देखेंगे। एक तो ये कि इंडिया ने अभी अर्जेंटीना के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करने की शुरुआत कर दी है, जिससे कि हम लिथियम आयन बैटरी की डिपेंडेंस जो हमारी अभी चाइना पे है, वो हम रिमूव कर पाएंगे। अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, इनके अलावा, इन 2 के अलावा ये तीसरा एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन के लिए जो मेन रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके रिजर्वायर्स बहुत अवेलेबल हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में। तो आप साउथ अमेरिका का मैप जरूर देख लें, तीनों कंट्रीज़ की कहाँ से कहाँ बॉर्डर लगती है, कौन सा लैंडलॉक कंट्री है, किसकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, और कौन सा कंट्री किस ओशियन से अपनी बॉर्डर टच करता है, मतलब किसकी कोस्टल लाइन। जैसे अर्जेंटीना है तो आप देखोगे तो ये अटलांटिक ओशियन से कनेक्टेड है। ठीक है, चिली की बात करोगे तो पैसिफिक ओशियन से। इस तरीके से आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये एक तो ये आर्टिकल देखने वाले हैं हम। दूसरा, ये ड्रीम 11 और ये आपने देखे ना कितने ही ऐड आते रहते हैं, कभी सौरव गांगुली, कभी विराट कोहली, कभी सचिन तेंदुलकर ऐड कर रहे हैं। उस को एक तरीके से आपने पहले भी अगर ध्यान से समझा होगा, शुरू हुई होगी, तो ये भी तो एक तरीके की बैटिंग ही है ना। बस वो ही बात है कि इस बैटिंग को, ऑनलाइन बैटिंग को क्यों अलाउ किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में पिटीशन लगी हुई थी बहुत सारे हाई कोर्ट्स में। अब कंबाइन करके पूरे आर्टिकल को देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा और अभी तक कहाँ तक प्रोग्रेस हो पाई है। ठीक है, दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे चलें तो पेज नंबर 3 पे फिर से आज पता नहीं ये रिपोर्ट क्यों रिलीज हुई है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइटनिंग की वजह से 37% कम डेथ्स होने लग गई हैं इंडिया में। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप देखना चाहो तो इस आर्टिकल को देख सकते हो, हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर चलें, एक्सप्लेन पेज पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। ये वाला आर्टिकल है दैट इज अबाउट स्पोर्ट्स विदाउट द क्राउड्स। बिना भीड़ के खेल कैसे खेले गए हैं। ठीक है, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, चाहे आप देख सकते हो बास्केटबॉल हो, कोविड-19 की वजह से बिल्कुल नो क्राउड प्रेजेंस का आपने देखा होगा उस वजह से। तो ये हमारे काम का इतना है नहीं। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि कोविड-19 जैसी पेंडेमिक के बारे में कभी लिखने को मिले तो एग्जाम्पल की तरह कोट किया जा सकता है कि स्पोर्ट्स भी विदाउट क्राउड होने लग गए थे। ठीक है, ये पॉलिटिक्स है, हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। ठीक है, तो आज एक्सप्लेन पेज पे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे अगर देखें तो वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, वो शायद यूपीएससी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी और एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी विंड टर्बाइन लगाई गई है। ये देखो इमेज में। ठीक है, छोटी छोटी ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है नीचे, देखो आप। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विंड टर्बाइन कहाँ पे इंस्टॉल की गई है? रोटरडैम। रोटरडैम कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है कि बोले ये विंड मिल इतनी बड़ी है कि इससे एक छोटे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरे दिन की एक साथ पूरी की जा सकती है। आप क्या देख सकते हो कि कितनी बड़ी साइज़ है। बता रहे हैं कि यूएसए में 2 बड़े स्टेडियम हो, फुटबॉल स्टेडियम, उनसे भी बड़े बड़े तो इसका डायमीटर है। आप बहुत मतलब साइज़ में बहुत बड़ा है ये। तो रोटरडैम, ये ध्यान रखना, नेदरलैंड्स में। बाकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं है। अगर आगे देखें तो इकोनॉमी पेज पे हम देख सकते हैं कि ये जो ईयर जो कि वर्स्टली हिटेड था, ठीक है, जिसमें एयरलाइन तो बहुत ही बुरे हाल से गुजरी हुई है। इंडिया की एयरलाइन की बात करें तो पहले से बहुत क्राइसिस आ चुके हैं। तो एक देखते हैं कि अभी वैक्सीन के अप्रूवल के बाद में क्या फिर होता है रिवाइवल। रही सही में इंडिया में तो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, एयर इंडिया का जो बात चल रही है वो हो गई, या फिर जेट एयरवेज को भी अभी टेक ओवर किया गया है मुरारी लाल जालान ग्रुप, और साथ में यूके बेस्ड एक कैलरॉक कैपिटल है, इन्होंने मिलकर के फिर ये जेट एयरवेज को भी रिवाइवल देने की कोशिश की है। तो देखेंगे इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें काम आएंगी कि एयरलाइन सेगमेंट जो है या फिर एयरलाइंस है वो किस क्राइसिस का सामना कर रही हैं ओवरऑल। ठीक है, ये वाला आर्टिकल एक इंटरव्यू है जिनका जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे जी, तो उनसे पूछा गया है जीएसटी कलेक्शन में किस तरीके से ज़्यादा हाइक हुआ। वो हमने देखा था कि जो भी लूप होल्स थे उनको फिक्स करने की पूरी कोशिश की गई है। एक आपके लिए थोड़ी सी टास्क एक और आती है, ये देखो ये वाला आर्टिकल ओपेक के लिए है ना।
तो ये आप जरूर देखोगे ओपेक और ओपेक प्लस, ठीक है, ओपेक और ये देखो ओपेक प्लस यहाँ पर, इसके बारे में आप गूगल करोगे, क्योंकि ये तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि अभी देखो ऑयल प्रोडक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है ना, जैसे गल्फ कंट्रीज़ हो गए, रशिया हो गए, ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट इनकी इकोनॉमी है। तो अगर ये ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो इनके यहाँ पर क्या होगी, पैसों की कमी आ जाएगी, बहुत परेशानी हो सकती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकता है। तो इस केस में अगर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो ऑयल की प्राइसेस डाउन चली जाती है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो इस मार्केट में, तो इस वजह से क्या कर दिया जा रहा है, इनके बीच में ओपेक प्लस में रशिया, ओपेक तो है ही, ठीक है, इसमें आप देखोगे रशिया जो है उसके ओपेक प्लस में जो आ जाता है, ठीक है, तो उनके बीच में नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो आपको देखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में गूगल ज़रूर कर लेना, कब स्टैब्लिश हुए थे, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कौन कौन से कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं, ध्यान से। ओके, तो एक आर्टिकल तो एयरलाइन वाला हो गया, दो आर्टिकल्स हम यहाँ पे देखेंगे। एक तो ये कि नेगेटिव ग्रोथ हमारी रजिस्टर हो रही है, ओके, फिर भी जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो हमारा अप्रैल दिसंबर के बीच में $103 बिलियन से राइज हुआ है, बढ़ा है। वजह क्या है, पहले कब हुआ था ऐसा और अब कैसे, पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, पूरा सिनेरियो, पूरा आर्टिकल अच्छा है, डिटेल में जानेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है जिसमें आप देख रहे हो BEML, ये भी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसमें गवर्नमेंट इसमें भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है, ओके। तो इसमें लगभग 26% स्टेक्स को गवर्नमेंट सेल करने के लिए लगी हुई है। ये गवर्नमेंट BEML जो है ये भारत अर्थ मूवर्स है, ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है। और आप देखोगे इसमें कि अभी गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 50% से भी ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 54.03%। तो 26% स्टेक्स को गवर्नमेंट सेल करना चाह रही है। वही बात डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, और ओवरऑल कितना टारगेट लिया हुआ है, 1055 करोड़ रुपए का। बाकी बिडिंग होगी, बिडिंग के दो प्रोसेस हैं, बोले एक में तो पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, जो भी कंपनी आएंगी उनकी, फिर उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड होंगी उनको कहा जाएगा कि भाई आप जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट कराओ, फिर उसके बाद में बोली लगाई जाएगी कि हाँ भाई कौन किसको किसको 26% ये स्टेक्स हैं वो बेचे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है, मेन चीज़ थी वो हमने यहाँ पे डिटेल में ऑलरेडी देख ली है। बाकी हम दो आर्टिकल डिटेल में देखेंगे इकोनॉमी के, तो चलिए वीडियो को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है कि नज़रें अब चाइना पे है। इंडिया जो है अब लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि लिथियम रिजर्व्स के लिए अब अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया से बातचीत की जाए, ठीक है। देखो अभी आप देखोगे इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, तो उसकी वजह से इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत ही ऑफेंसिव कदम उठाए हैं चाइना को लेकर के, जिसमें चाहे वो इंपोर्ट को बैन करना हो, चाइना से जो भी इंपोर्ट इंडिया में आ रहा है उसको रोकना हो, या फिर आप एप्लीकेशन पे बैन लगाने की बात कर लो। तो आप इंडिया ने खुद ने अपनी एक नई स्टेट ऑन्ड कंपनी स्टैब्लिश की है, जो कि अर्जेंटीना में पिछले साल आप देखोगे, मतलब लगभग पिछले साल के बीच में आते आते आप साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ में बातचीत होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और वो मेन जो वहाँ पर रिजर्व है जिसके बेसिस पे लिथियम आयन बैटरीज को बनाया जाता है, उसका नाम है सिल्वर वाइट एल्केली मेटल, ठीक है। ये आप याद रखना कि सिल्वर वाइट एल्केली मेटल ये रिजर्व के तौर पे मिलता है, फिर इसका यूज़ किया जाता है। ये एक बड़ा क्रूशियल बिल्डिंग ब्लॉक है लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज का। और हमें जैसे पता ही है कि हमारी जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टारगेट है वो 2030 आते आते है कि हम बहुत हद तक जो रोड पे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो उन पे डिपेंडेंसी हमारी हो। दूसरा, ये लिथियम आयन बैटरीज लैपटॉप्स में भी काम आती है। मोबाइल फ़ोन के लिए भी बात करें तो इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे निकल के आ रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा है जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम है उसके बेसिस पे। आप देखोगे जो ये नई कंपनी स्टैब्लिश की गई है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या फिर हम कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या कहेंगे, मतलब इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आप कैसे अंडरटेकिंग्स है उन कंपनियों ने मिलकर, जिसमें नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के द्वारा मिलकर के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ये स्टैब्लिश की गई है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इस फर्म ने अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के साथ में बातचीत करनी शुरू कर दी है। कहने का मतलब क्या है कि आप देखो चाइना पे हमारे डिपेंडेंस को कैसे भी रिड्यूस करें उसके लिए कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप देखोगे
ये हिंदुस्तान कॉपर मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ये स्पेसिफिक काम कर ही रहे हैं स्ट्रेटेजिक मिनरल एसेट को कवर करने के लिए, जिसमें लिथियम और कोबाल्ट ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करेंगे, ठीक है, लिथियम एंड कोबाल्ट। साथ में चिली है, वो भी एक अपने आप में बड़ा ऑप्शन है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो बोलीविया पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ भी लिथियम प्रोडक्शन में टॉप टू कंट्रीज़ में कंसिडर होते हैं। अगर इंडिया की अगर बात करें, हमारे यहाँ पर अगर सेल्स की बात की जाए तो हम इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और वो भी मेनली कहाँ पे, चाइना पे। तो इस वजह से चाइना की डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी है, तो क्यों ना फिर हम सीधा जहाँ से रॉ मटेरियल आता है वहीं से डील कर ले और ख़ुद की टेक्नोलॉजी बेस इन सेल्स को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और रही सही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हमें पता है एक डिसरप्शन का काम करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, और ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट्स में कर भी चुके हैं। तो 2021 आते आते जो कि अब स्टार्ट हो गया है, तो एक बैटरी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी हमारे इंडिया में, और पोटेंशियल भी है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर, क्योंकि इनोवेशन को बहुत प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रमोशन ऑलरेडी है, ठीक है। तो मेन चीज़ थी वो हमने देखी। दूसरा आर्टिकल देखते हैं। फैंटेसी गेम्स बहुत ज़्यादा हो गए, और जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में टास्क है कि वो कहीं ना कहीं रेगुलेट करें इन चीज़ों को, और ये रियलिटी है। देखो होता क्या है कि अभी तक हमारे यहाँ पर गैम्बलिंग अलाउ नहीं है कि आप बैटिंग कर सको, ठीक है। तो उस केस में अगर फैंटेसी गेम जैसे ड्रीम 11 की टीम बनाओ, वो क्या है, वो एक तरीके की चीज़, एक तरीके ऑनलाइन बैटिंग ही तो होगी ना। इसको बोला जा रहा है, आप देख सकते हो, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स बोला जाता है इनको, ठीक है, OFSP, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे कोर्ट्स हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं डिबेट चल रहा है इसकी लीगैलिटी को लेकर कि ये कितना वैध है कितना नहीं है। और जो बॉडी है, ग्रोइंग बॉडी है, तो ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट के डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। अल्टीमेटली बात आ रही है कि बोले एक ऐसा रेगुलेटर अपरेटस स्टैब्लिश कर दिया जाए जो कि स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दे और उनको फिर स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो करने लग जाए। बट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है कि बोले ये लीगल है कि इलीगल है, ये तो फाइनलाइज हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर बैटिंग को हम अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। नीति आयोग ने अपने ड्राफ्ट पेपर में पिछले महीने ये कहा था कि एक यूनिफॉर्म नेशनल लेवल रेगुलेशन की ज़रूरत है इन OFSPs के लिए, कि एक लेजिस्लेशन बन जाए जिसके बेसिस पे इनको रेगुलेट प्रॉपर्ली किया जा सके बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, क्योंकि इनको अगर डील किया जाएगा तो क्रिमिनल केस की तरह अगर डीलिंग होगी इनकी, तो क्रिमिनल केस की तरह अगर डीलिंग होती है इनकी, तो भाई इसमें तो स्टेट अपने हिसाब से अपनी अपनी डीलिंग प्रोवाइड करेंगे। राजस्थान में कुछ और, तमिलनाडु में कुछ और, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, सबके अलग अलग अपने अपने कानून बनेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। जबकि IPL या फिर वर्ल्ड कप के कोई भी मैच हो रहे हैं, या कोई भी अगर सीरीज चल रही है, अपन तो क्रिकेट की बात कर लें या कोई भी स्पोर्ट्स गेम की बात करो ना आप, चाहे कबड्डी की बात करो, तो वहाँ पर भी फिर वो टीम ही बनेगी। तो उनकी कहीं ना कहीं वो तो एक यूनिक, नेशनली देखा जाए तो वो तो एक कॉमन चीज़ है ना, उसके लिए रेगुलेशन अगर डिफरेंट होंगे तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो देखने वाली बात ये है कि अभी क्या होगा आगे, ठीक है। देखो स्टेक होल्डर्स ने अपनी तरफ से कमेंट दिए हैं नीति आयोग को कि भाई ये अपने आप मतलब 2 मिलियन, मतलब इसका स्पेस आप देखो, बेस कितना इंक्रीज हो गया वो देखो। यहाँ पे 2 मिलियन यूज़र हुआ करते थे जून 2016 में, जो कि दिसंबर 2019 में बढ़ गए कितने हो गए, 90 मिलियन। और दूसरा नंबर्स की अगर बात करें तो टोटल 10 इस तरीके की एप्लीकेशन हुआ करती थी ड्रीम 11 जैसी, जो बढ़कर के 140 से भी ज़्यादा हो गई है 2019 आते आते। रेवेन्यू की अगर बात करो तो 2016 के कंपैरिजन में 2019 में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है रेवेन्यू में। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मार्केट ये बन गया है, मतलब लोग बैटिंग के लिए रेडी बैठे हैं, बस केवल अलाउ कर दो आप तो। इसके अलावा आप देखो 1920 करोड़ रुपए की बात रेवेन्यू कलेक्शन हुई 2018-19 में, जो कि बढ़कर 2019-20 में कितना हो गया आप देख सकते हो, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 2470 करोड़ रुपए, ठीक है। और जॉब्स कितनी क्रिएट की है, लगभग 12,000, क्योंकि एप्लीकेशन बन भी रही है, पूरा मैनेजमेंट होता है, ऑनलाइन काम होते हैं, तो जॉब भी तो क्रिएट हो रही है। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में ये सिस्टम अब पेनिट्रेट कर चुका है, ठीक है। की बैरियर्स क्या आ रहे हैं, नीति आयोग ने ये कहा, देखो एक तो डिफाइनेबल टेस्ट या फिर रेगुलेटरी गाइडलाइन की ज़रूरत है, यहाँ पर उसकी कमी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि गेम जो होता है वो स्किल बेस्ड है या फिर चांस बेस्ड है। अगर क्रिकेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो स्किल होगी उनकी, ना कि वो चांस ले रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर चांस लेने वाले बाहर बैठे हैं, वो अपने हिसाब से ले रहे हैं। तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि एक तो ये क्लियर हो स्किल या चांस कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा
फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन ज़्यादा सही रहेगा या फिर एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। देखो OFPS जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चलते हैं और पूरे इंडिया में चलते हैं, जबकि रेगुलेटरी मैंने आपको बता दिया स्टेट वाइज रेगुलेशन लगेगा, तो वो थोड़ा सा फेयरनेस लाने के लिए एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। रही सही में हमारे फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि सजेशंस जो है ना वो लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस बैटिंग को लीगलाइज किया जा सकता है। ये एक्टिविटी जो है वो एक बैटिंग से ही कहीं ना कहीं आप इनको मैच होते हुए देख सकते हो। दूसरा, इस चीज़ में अगर आगे देखें तो जो डेवलपमेंट्स जो हैं वो देखें, पिछले 18 महीनों में आप देखो कितना ज़्यादा बैन लगाने की भी कोशिश की गई है, हाई कोर्ट्स में बहुत सारे पिटीशन भी लगाई गई हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, असम, उड़ीसा, नागालैंड, सिक्किम, इन्होंने बैन भी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मनी गेम ज़्यादा आने लग गया था। ठीक है, मदुरई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, उन्होंने नोटिस तक डिक्लेयर किया हुआ है इंडियन कैप्टन विराट कोहली को कि भाई आप, और प्रेसिडेंट ऑफ BCCI प्रेसिडेंट जो है सौरव गांगुली, उनको कि भाई आप कैसे इस फैंटेसी गेम को आप एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करते हैं ना ये लोग, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग इशू आ रहा है। अच्छा, ये जो फैंटेसी गेम्स है ये कोई इंडिया में ही नहीं है, ये USA में जैसे बास्केटबॉल गेम्स हो रहे हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इसके अलावा इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है, एक सेकंड ये थोड़ा सा जूम इन हो जाए, हाँ, कि अभी जो MPL है, आपने देखा होगा क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसके राइट साइड में शोल्डर के पास में MPL भी लिखा हुआ रहता है। बाईजूस तो दे ही रहा है स्पॉन्सरशिप, MPL भी अपनी तरफ से। तो MPL जो है वो बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है, ये जब से मतलब ये फैंटेसी गेम वाला जो काम शुरू हुआ है, ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है मेनली, आप देख सकते हो। दूसरा, यहाँ पर कुछ और इश्यूज जो आते हैं वो अगर हम देखें, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर वाला ये मैंने बात बताई दी आपको, नीति आयोग ने ड्राफ्ट बनाया है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्किल है कि चांस है, वो सारी चीज़ें हमने देख ही ली। हाँ, USA की अगर बात करें तो USA में फैंटेसी स्पोर्ट्स को लगभग 43 स्टेट्स में अलाउ किया हुआ है 50 में से। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जो बचे हुए हैं उन्होंने बैन नहीं लगाए, उन्होंने क्या हुआ था, ये 43 स्टेट्स थे ना, इन्होंने पहले बैन लगा दिया था इस फैंटेसी गेमिंग पे, बट उसके बाद में पता पड़ा कि रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई हार्म नहीं था, तब जाकर के उन्होंने फिर इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया। अब रेगुलेटेड मैनर में ये फैंटेसी गेम्स जो है वो USA में चलते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें जिन लोगों ने पिटीशन लगाई है ना, उन लोगों ने कुछ और चीज़ें बोली है कि एक तो ये कि अगर कोई भी मतलब रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है, नंबर एक, यहाँ पर नंबर एक कि रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है, तो नीति आयोग ये बोल रहा है, बोले एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दिया जाए जिसमें ये लोग खुद से अपने लिए स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लें और उसी के बेसिस पे आप इनको इम्यूनिटी दे सको, क्योंकि अगर इनको इम्यूनिटी नहीं मिली तो इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलना शुरू हो जाएगा डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, तो इस वजह से एक तो क्या हो जाता है, इनकी क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है उसको अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल के इक्विवेलेंट इनको ट्रीट किया जाए। दूसरा, जो MPL के जो को फाउंडर है उनके द्वारा क्या कहा जाता है कि उनका ये मानना है कि सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जो कि नीति आयोग ने अपनी तरफ से प्रपोज की है, तो वो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंट वे में अगर काम करेगी तो और ज़्यादा इनोवेशन आ पाएगा, और आप देख सकते हो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे उतर पाएंगे। तो ये एक नया ही आप देख सकते हो ऑनलाइन सिस्टम में बड़ा काम हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कोविड-19 का असर नहीं, अब जरा दिमाग लगाना इस चीज़ पे। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों ने पिटीशन लगा रखी है ना, उनका कहना तो ये है कि आप देख सकते हो ये जो पावरफुल जो रिच लोग हैं ना, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो क्रिकेट के इस नाम पर या फिर फैंटेसी गेम्स के नाम पर अपने खुद की मनी को डबल ट्रिपल कर रहे हैं, और इसमें बच्चों को भी कहीं ना कहीं रिस्क रहती है, क्योंकि पैसा तो देखो इसमें पहले लगाना पड़ता है, पैसे लगा करके फिर बाद में टीम बनती है, फिर बाद में आप क्या करते हो, दूसरे किसी इंडिविजुअल से अपनी टीम को compete करते हो, अगर आपकी टीम जीतती है तो उसके हिसाब से फिर आपको मार्क्स या फिर पैसे मिल जाते हैं। तो वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने के लिए पिटीशंस भी बहुत लगी हुई हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। एयरलाइंस की अगर बात करें तो वो इंतज़ार में है कि रिवाइवल हो, और एयर इंडिया और जो एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन है वो लगातार होता रहे, तो इससे क्या पैसा थोड़ा आए और वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जो अपने हिसाब से काम करें।
अगर देखा जाए तो लगभग हाफ ट्रिलियन, आप कह सकते हो हाफ ट्रिलियन, आप अमाउंट को देखो तो रेवेन्यू में कमी आई है अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए। समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। लगभग 43 कॉमर्शियल एयरलाइंस की बात की जाए ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, लगभग 43 कॉमर्शियल एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई हैं ग्लोबली, और 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नौकरी रोजगार अपना छोड़ दिया, उनकी नौकरी चली गई। 2020 में ये वजह क्या रही? कोविड-19 या उसकी वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो देखोगे तो चारों तरफ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम चलती जा रही है। ट्रैवल बैन भी अभी कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में लिफ्टेड नहीं है। रही सही में यूके में एक नया ही वेरिएंट आ गया तो उसके बाद में और थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है। अगर एयर ट्रांसपोर्ट की बुक, हिस्ट्री बुक में कभी कुछ लिखा जाएगा तो ये वर्स्ट हिट ईयर लिखा जाएगा जिसमें एयरलाइन ने इतना लॉस रजिस्टर किया है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो ये जो चीज़ें आ रही हैं इनमें मेन जो पॉइंट है वो हम 3 पॉइंट यहाँ से पिक कर सकते हैं सीधे सीधे। देखो, इंडिया वैक्सीन रोल आउट के लिए अप्रूवल दिया है, तो एयर इंडिया और जो एयरवेज हैं या फिर जो भी एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन है वो अंडर प्रोसेस है। तो देखते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरीके से क्या परफॉर्म करते हैं, वैक्सीन कितना सक्सेसफुल होता है, एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन है वो कितना प्रॉपर वे में काम कर पाता है, तब जाकर के देखने को मिलेगा कि वाकई में एयर ट्रैवल हमारे इंडिया में कैसे रिवाइवल कर पाता है, ठीक है। दूसरा, रिवाइवल की बात करें, जैसे जेट एयरवेज की जो आप कह सकते हो कि बंद हो गया था, एक तरीके से पूरा बैंकरप्ट हो गया था। तो यूएई बेस्ड एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है मुरारीलाल जालान, और दूसरे है यूके बेस्ड कैलरॉक कैपिटल। इन्होंने अक्टूबर में जेट एयरवेज को अपनी बिडिंग में जीत लिया था। तो ये किस तरीके से आगे काम करते हैं। फिर अगर आगे बढ़े कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 6 नए और एयरपोर्ट्स में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए और प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी काम कर रही थी वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेक्स कम होंगे, प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव किया जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये किस लेवल तक आगे आप कह सकते हो कि इकोनॉमी को या फिर इस पूरे इशू को आप कह सकते हो कि हाँ सही ट्रैक पे ले जा पाएगी, ठीक है, तो वो देखने वाली बात रहेगी। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि 2020 के टाइम पे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कौन कौन से एयरपोर्ट्स का किया, तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, इनमें मेनली किया। और अगर एयर इंडिया की बात करें तो बाकी चीज़ें तो इतना देखो मुझे लगी नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी माइक्रोस्कोपिक है, वो इतने काम की है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है कि कोविड-19 के होने के बावजूद जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जोन में चल रही है, उसके बावजूद फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 103 बिलियन डॉलर से इंक्रीज हुआ है अप्रैल दिसंबर 2020 की अगर बात की जाए, ठीक है। 103 बिलियन डॉलर ये बात हो ही गई। इस तरीके से आप देख सकते हो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड जो फॉरेक्स गेन है वो 110.5 बिलियन डॉलर का रहा हुआ है 2007-8 के टाइम पे। तो उसको भी सरपास कर जाएगा, क्योंकि फिस्कल ईयर तो है वो तो 31 मार्च तक चलेगा, तो अभी तो टाइम है। देखो 2007-8 की अगर बात करें उस टाइम पर इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, देख लो 9+% से। जीडीपी कितना ग्रोथ रेट थी? 9.3, 9.6, 9.5। ये 2007-8, 2008-9, 2009-10 ऐसे था, और उस टाइम पे इकोनॉमी हमारी बूम पे चल रही थी, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट कितना था? केवल 2.5%। तो उस टाइम पे रेडी थी गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी, कि कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आए तो उसको हैंडल कर सके। अगर हम आज की बात करें तो आज तो हमारी इकोनॉमी लगभग 15% तक कॉन्ट्रैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है, बट फिर भी उसके बावजूद आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो इसकी वजह ऑलरेडी आपके क्या क्लिक हो गई होगी माइंड में, बट डिटेल में मैं एक एक चीज़ और जानेंगे आगे इसी आर्टिकल में। फिस्कल डेफिसिट देखो कितना चल रहा है, 6.5 से 7%, जबकि चलना कितना चाहिए था? 3%, और उससे भी कम, लगातार कम करना। बजट में कितना था? 3.5% तक का टारगेट किया हुआ था, हो कितना गया? 6.5 से 7%। इसी तरीके से जो 2007-8 का रिजर्व में पिक बताया गया था, ये सारा हमने देखा। तो अभी का जो वजह है उसमें देखो, उस टाइम पर तो देखो पुल फैक्टर हुआ करते 2007-8 में, कि इंडिया में इन्वेस्टर्स को बड़ा अट्रैक्शन फील होता था, हमारी इकोनॉमी बूम कर रही थी। पर अभी जो है उसकी वजह क्या हो रही है? उसकी वजह क्या हो रही है? पुश फैक्टर ज़्यादा काम कर रहे हैं। पुश और पुल फैक्टर देखो, मान लो ये इंडिया है, ये यूएसए है,
ये यूके है, ये आप मान लो कोई दूसरा, ब्रिटेन, यूके आई गेस में, सॉरी, आप दूसरा ले लो, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये कंट्रीज जोड़ ले लो। अब यहाँ पर इन कंट्रीज में जो डेवलप्ड नेशन है, यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस के तौर पे बहुत पैसा मार्केट में फेंका गया। इवन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट या जीरो इंटरेस्ट रेट पे भी लोगों को लोन दिया गया है। तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पर इनकी करेंसी बहुत आ गई सर्कुलेशन में। अब आप एक चीज़ बताओ, जब बैंकों ने यहाँ पर सस्ते में लोगों को लोन दे रखा है, इसका मतलब बैंकों के पास में पैसे की कमी नहीं है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा, अगर यहाँ पर इन देशों में कोई आकर के इन्वेस्ट करेगा, तो जब बैंकों ने लोन ही इतना सस्ते में दे रखा है, तो क्या इन्वेस्टर्स को कुछ फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो कहाँ जाएंगे? इमर्जिंग कंट्रीज में, कि जहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी ज़्यादा है और कुछ रिटर्न मिले, तो वो सारे के सारे किधर मुँह कर लेंगे? इंडिया जैसे कंट्रीज की तरफ। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहा है, जबकि ग्रोथ रेट हमारी नेगेटिव में चल रही है। रही सही में प्रीवियसली हमने बहुत आर्टिकल डिस्कस किए हैं जहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हमारे बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी इन दिनों में। सेंसेक्स देखो कहाँ पर पहुँच गया, 45,000 प्लस के मार्क के ऊपर ही बना रह रहा है लगातार। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ना, हमारी नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है। तो पुश और पुल फैक्टर दोनों काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है। यूएसए में ट्रेजरी यील्ड कितनी है? 0.91%। कौन इन्वेस्ट करेगा जी? यूके में देखो 0.1%, जापान में 0.01%, और जर्मनी में तो देखो लोन लेने पर और पैसा मिलता है, ईएमआई नहीं चुकाने की हेडेक। कितना? 0.58% माइनस में, क्योंकि लोग वहाँ पर डिमांड ही नहीं कर रहे। और जब डिमांड नहीं होती है ना, तो रिसेशन आता है, देखो मंदी आती है। और एक बात याद रखना कि अगर महंगाई किसी की आधी रोटी छीनती है ना, तो मंदी जो है ना, वो पूरी एक रोटी छीन लेती है। इतना बुरा हाल हो जाता है मंदी में। ग्रेट डिप्रेशन इसीलिए याद रखा जाता है। बाकी इन्फ्लेशन के लिए कोई भी ईयर इतना याद नहीं होता कि महंगाई बहुत इतनी ज़्यादा गई थी कि देश के देश ही बर्बाद हो गए। बट ग्रेट डिप्रेशन को हमेशा याद रखा जाता है। ठीक है, तो डिस्कशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पूरी अच्छे से देखी, और आप देख लेना आराम से। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ आर्टिकल को, एक बार रीडिंग आप जरूर मार देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।